गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 4th एंड 5th, क्लास 6 का है। देखिए, हमने 15 तक के क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, उसने पूछा है कि इसमें ये कितने डिग्री का कोण है। देखिए, ऊपर 30 है, नीचे 150 है, और ये कोण जो है बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से 90 से बड़ा दिखाई दे रहा है। 90 का होता तो ऐसे होता, 90 से बड़ा है। तो ये कौन सा हम कौन सी पढ़ेंगे, नीचे वाली। तो ये कितने का कोण है, 150 का। और 150 का कोण कैसा होता है, अधिक कोण। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अधिक कोण। ठीक है। अब दूसरे चित्र पर चलिए। दूसरा आपको एक छोटा सा कोण दिखाई दे रहा है, छोटा कोण है ना। तो ये कितने का है, ये 50 का कोण है। यहाँ लिखेंगे हम 50 का। और कैसा कोण है, ये एक न्यून कोण है। उसके बाद आगे चलिए, ये भी आपको एक छोटा कोण दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो ये कितने का है, ये 70 का कोण है। ठीक है, कैसा कोण है, न्यून कोण। अब आगे चलिए, इधर वाला कोण पढ़ना है हमने। तो ये कितने का कोण है, 80 का कोण है। ठीक है, और 80 के कोण को हम कैसा कहते हैं, न्यून कोण। 90 से छोटा कोई भी कोण हो तो वो न्यून कोण है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर फिर आपको छोटा कोण पढ़ना है। तो छोटा अक्षर कौन सा है, 40। तो ये 40 का है और न्यून कोण है। आगे चलिए, यहाँ पे आपको बड़े वाला अक्षर पढ़ना है। बड़ा कोण दिखा रखा है उसने, तो बड़े वाला अक्षर पढ़ना है। बड़े वाला अक्षर है 140 का। तो 140 का अधिक कोण होता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, ये छोटा कोण आपको पढ़ना है, यहाँ पे भी छोटे वाला कोण आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने नीचे वाला मान पढ़ा है, नीचे वाला अंकित मान। तो कितने का है ये सिर्फ आपका 20 का कोण है। ये कितने का कोण है, 20 का कोण है। बी कोण, इसको हम कहेंगे बी कोण। बी मतलब हमें बीच वाला अक्षर पढ़ना है। बी कोण, बी कितने का है, 20 का है। ए बी सी, बीच वाला अक्षर, इसमें हमें पढ़ना है ए कोण। तो ए कोण का नीचे वाला, ए कोण भी छोटे वाला अक्षर पढ़ना है। तो कौन सा है, 40। 40 और 20 कितने हो गए, 60। तो इसमें हमने कौन सा पढ़ा, ऊपर अंकित मान पढ़ा। इसमें हमने कौन सा पढ़ा, नीचे अंकित मान, नीचे वाला मान पढ़ा। इसमें हमने नीचे वाला पढ़ा। इसमें हमने डी के ऊपर वाला अंकित मान पढ़ा। अब उसने कहा है, इसी प्रकार चांदे की सहायता से मापकर आपको सी कोण लिखना है। अब सी तो बड़ा कोण है। अब आप देखिए इसको कैसे मापेंगे। ये देखिए, बुक को मैंने उल्टा कर लिया है। यहाँ जो लाइन थी वो आपको दिखाई नहीं दे रही, लाइन के ऊपर लाइन रखी है। और ये 120 का कोण है। कितने का कोण है, 120 का। इस लाइन के ऊपर ये लाइन रख दी है, 120 का कोण ये दिखा रहा है। बड़ा कोण 120 का कोण है। देखिए, ये जो होती है ये वाली लाइन, देखिए ये आपकी डी है, इसमें ये लाइन दिखाई दे रही है नीचे वाली। अब हमें कोई भी कोण पढ़ना है तो हमें उसे इसके ऊपर, जहाँ से मान लो आपको बी कोण पढ़ना है, यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया। ठीक है, ये देखिए, ये आपका 20 का कोण है। 20 का कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला 20 का कोण है। इस प्रकार आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, हमने यहाँ सी पर सेट किया था, उसको इस बिंदु के ऊपर रखा था, और फिर यहाँ पे इस लाइन के ऊपर लाइन रखी और फिर उसको पढ़ा। तो ये कितने का कोण आया हमारा, 120 डिग्री का कोण आया। जब हमने सी कोण पढ़ा तो कितने का आया, 120 डिग्री का आया। तो आपने BCA को पढ़ने के लिए चांदे को किस बिंदु पर रखा, हमने सी बिंदु पर रखा। ठीक है, और किस मान को पढ़ा। अब हमने देखिए कौन सा मान पढ़ा था, ऊपर वाला पढ़ा या नीचे वाला पढ़ा। हमने इसमें नीचे वाला मान पढ़ा। ठीक है, कौन से वाला मान पढ़ा, नीचे वाला। यहाँ पर आप लिख देंगे कि हमने कौन सा मान पढ़ा है, हमने नीचे वाला मान पढ़ा है। अब हम आगे चलते हैं। ये आपको ये कोण निकालने हैं, और पहले आप ये कोण निकालिए चांदे की सहायता से। ये 15 डिग्री का कोण है, मैंने निकाला, और ये 120 डिग्री का कोण है जब मैंने निकाला। ठीक है, तो ये वाले मान आपको निकालने हैं। तो पूरा कोण जो है 360 का होता है। 360 में से 15 गए, 345। तो ए और बी कितने का है, बाहर वाला कोण कितने का है, एक 345 डिग्री का है। तो इस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अंदर वाला कोण 120 का है, तो बाहर वाला कोण कितने का हो गया, 240 का। 360 में से माइनस किया, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इसको हम डी से नहीं माप सकते, क्योंकि डी से हम जो है 180 तक के कोण ही माप सकते हैं। देखिए, ये डी है, डी से हम 180 तक के कोण ही माप सकते हैं, उससे ज़्यादा के कोण हम नहीं माप सकते। ठीक है ना, जब हमें डी से कोई कोण मापना है तो हम
सिर्फ ये देखिए ये 120 का कोण है। जब मैंने पढ़ा था तो 120 का कोण था ये, ठीक है। ऐसे रखकर इसको पढ़ा तो 120 का कोण है ये। और इससे जो है हम 180 इससे बड़े कोण नहीं माप सकते, इसलिए 360 में से डिवाइड करके हमने इसको निकाला है। अब आपने कैसे ज्ञात किया, पहले हमने आंतरिक कोण ज्ञात किया, फिर 360 में से आंतरिक कोण घटा दीजिए तो हमने हमारा बाहरी कोण आ गया। और 180 से बड़े कोण जो हैं वो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं, इसलिए ये दोनों कोण कैसे हैं, ये प्रतिवर्ती कोण हैं। आगे चलिए, नीचे दिए गए त्रिभुजों में आपको शीर्ष लिखने हैं, भुजा लिखनी है और कोण लिखने हैं। शीर्ष मतलब कॉर्नर कि कौन कौन से हैं, पी क्यू आर, ये तो हो गए शीर्ष। फिर आपको लिखनी है भुजाएं, पी क्यू पी आर क्यू आर, ये हो गई आपकी भुजाएं। कोण लिखने हैं, कोण पी कोण क्यू कोण आर, ये हो गए आपके कोण। इसी तरह अगले में एक्स वाई जेड, ये हो गए शीर्ष। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये हो गई भुजाएं। कोण एक्स कोण वाई कोण जेड, ये हो गए कोण। आगे चलते हैं, नीचे दी गई आकृतियों में से आपको त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हों, वो 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, 4 हैं, इसकी 3 भुजाएं हैं, ये त्रिभुज है। 5 भुजाएं हैं, पंचभुज है, ये त्रिभुज है और ये गोला है। तो कौन कौन से त्रिभुज हैं उनको आपको टिक करना है। इसके बाद नीचे गए चित्रों में कितने त्रिभुज हैं आपको वो गिनकर लिखने हैं। देखिए इसमें तो 1 2 3 और एक 4, ये तो साफ ही पता चल रहा है कि 4 है। इसमें आपको काउंट करने पड़ेंगे, इसमें बहुत सारे त्रिभुज हैं जो हैं 17। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 17 हैं। देखिए 1 2 3, अभी हम अंदर अंदर के गिन रहे हैं, ये हो गए 4, ऐसे करके 5, ठीक है 6। जब मैंने ये गिने थे तो ये पूरे 17 त्रिभुज बने थे। ऐसे ये भी गिन सकते हो 7, ठीक है। ये पूरे जो हैं 17 त्रिभुज हैं। इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, 17 त्रिभुज हैं। माचिस की दी गई तिलियों को इस प्रकार जमाइए कि 4 एक जैसे त्रिभुज बन जाएं। देखिए ये तो हमें दिए ही हुए हैं, ये तो हमें हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बनाया है बीच में, इसको हमें हिलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपने बना लिया, ठीक है, इसको आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने बना लिया। अब आपको 4 तिलियाँ और दी हुई हैं, 2 आप इधर लगा दीजिए, 2 आप इधर लगा दीजिए, तो आपके पास ये वाली आकृति जो है वो आ जाएगी। देखिए फिर से वही आकृति आ गई, ये बीच वाली, ठीक है। और ये 2 तिलियाँ यहाँ, 2 तिलियाँ यहाँ, इस तरह आपकी ये आकृति बन जाएगी। किसी त्रिभुज के 2 कोण पूरक हों, पूरक मतलब कितने के हों, 90 डिग्री के। 2 कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के 2 कोण पूरक हों तो तीसरा कोण ज्ञात करना है। 2 कोण एक्स प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री। एक्स और वाई जो 2 पूरक कोण है उनका जोड़ है 90 डिग्री, प्लस जेड बराबर 180। जेड आपको निकालना है, 90 उधर जाकर घटा दीजिए, 90 डिग्री क्या कोण होगा, ठीक है। कितना होगा तीसरा कोण, 90 डिग्री का होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स पी जेड और वाई ये आपको ज्ञात करने हैं। अब देखिए ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पर जो भी कोण बनता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। अब एक्स और 40 ये दोनों 180 हो गए, एक्स प्लस 40 कितने हो गए, 180। 180 में से 40 गए, आपका एक्स निकल जाएगा, 140 डिग्री। एक्स कितने का हो गया आपका, 140 डिग्री का। अब इसी तरह 100 और जेड भी, 100 और जेड भी कितने हो गए, 180 हो गए। 100 और जेड मिलाकर कितने हो गए, 180 हो गए। 180 में से 100 घटाए, जेड कितने का बचा आपका, 80 डिग्री का, ये हो गए। और 100 और 40 140, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180। 100 प्लस 40 प्लस वाई बराबर कितने हो गए, 180। तो वाई कितने का आ गया आपका, 40 का, वाई भी आपका 40 का आ गया। वाई प्लस पी बराबर 180, ये 40 है तो 100, 180 में से 40 घटाए 140 का आपका पी आ गया। तो आपने कैसे निकाला ये कि किसी सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, सीधी लाइन पर बना कोण, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, कितने का, 180 डिग्री का। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगले चलते हैं 25वें क्वेश्चन पर।
तालिका को देखकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। भुजाएं 3, त्रिभुज आकृति बन गई है। ये क्या है? 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। 5 भुजाएं हैं, पंचभुज की आकृति बना दीजिए। 6 भुजाएं हैं, षटभुज कहते हैं। 8 भुजाएं हैं, अष्टभुज कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्न चित्रों में भुजाओं और कोनों के अलग अलग नाप कर तालिका में भरने हैं। भुजाओं और कोनों के और त्रिभुजों के प्रकार भी बताने हैं। देखिए, तीनों भुजाएं समान, समबाहु। तीनों भुजाएं समान है पहले चित्र में, समबाहु त्रिभुज। तीनों कोण समान है और न्यून है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है। भुजाओं के आधार पर समबाहु और न्यून कोण। अब दूसरी में भरिए। ए बी जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी जो है वो भी 2.4 है और ये 4 है। तो भुजाओं के आधार पर कैसी होगी? समद्वि बाहु। दो भुजाएं एक जैसी, समद्वि बाहु त्रिभुज। और दो कोण जो हैं, कोण ए और कोण सी जो हैं वो 30-30 के हैं और ये जो है 120 का है। तो एक कोण कैसा हो गया? अधिक। तो ये कैसी त्रिभुज होगी? अधिक कोण त्रिभुज। कैसी हो गई? अधिक कोण त्रिभुज। इसी प्रकार आपको ये सारी माप के लिखनी है। ये 4.5, 3, 3, 40, 40, 100, 100 के हिसाब से कैसी त्रिभुज हो गई? अधिक कोण त्रिभुज। पहले वाली 120 के हिसाब से अधिक कोण हो गई, ये वाली 100 के हिसाब से अधिक कोण त्रिभुज हो गई। और दो भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए कैसी है? समद्वि बाहु। दो भुजाएं, 3-3 की दो भुजाएं बराबर हैं, तो कैसी त्रिभुज है? समद्वि बाहु त्रिभुज। अब चौथे चित्र में देखिए, एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, एक है 4.4, एक है 2.7, 130, 30, 20। 130 के हिसाब से अधिक कोण त्रिभुज। और भुजाएं अलग अलग हैं, इसीलिए कैसी हो गई? विषमबाहु त्रिभुज। 2.1 सेंटीमीटर, 3.5 और 2.3 अलग अलग हैं, विषमबाहु त्रिभुज। 90 का है एक कोण, उसके लिए समकोण त्रिभुज, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3.5 अलग अलग हैं, विषमबाहु त्रिभुज। 35, 85 और 60 के हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज। कोई भी 90 से सारे कोण जो हैं वो छोटे हैं, इसलिए न्यून कोण त्रिभुज। आगे चलते हैं, इनके त्रिभुजों के प्रकार बताने हैं। कोणों का माप है 120 डिग्री, अधिक कोण 90, समकोण 95, अधिक कोण, न्यून कोण सारे न्यून हैं, 60 जो है वो भी सारे न्यून कोण हैं, तो इसीलिए ये न्यून कोण त्रिभुजें हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलिए। मान लीजिए नीचे दी गई वस्तुएं आपके सामने वास्तविक रूप में हैं और प्रत्येक वस्तु के बारे में आपको विचार करना है और उन्हें तालिकाओं में भरना है 2 समूहों में। समूह 1, समूह 2। अब सिक्का, सिक्के को हम उठाएंगे लेकिन वो 3D नहीं है, 2D है सिक्का। टमाटर 3D है, गेंद 3D है, डिस्क 2D है, उसकी ऊंचाई नहीं है ज़्यादा। कंचा जो है वो 3D है, घड़ी का डायल 2D है और संतरा 3D है और फुटबॉल 3D है और तश्करी 2D है, ठीक है, जिसकी 2 डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई तो है लेकिन ऊंचाई बहुत कम है, निग्लिजिबल है, मतलब उसे हम छोड़ सकते हैं। और दूसरे में वो हैं जो 3D हैं, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हैं। अब देखिए, नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उनका कोई कोई भाग वृत्ताकार है, उसके नीचे लिखना है अपने। इसका कौन सा भाग वृत्ताकार है? दायां भाग और बायां भाग वृत्ताकार है। यहाँ पे वृत्त लगे हुए हैं, ठीक है, ढोलकी में। इसका बीच का भाग वृत्ताकार होता है, थाली का। उसका ऊपर और नीचे का भाग वृत्ताकार है और इसका जो है बीच का भाग जो है वो वृत्त के आकार का है। 30वां क्वेश्चन करते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से जो वृत्त हैं उनके सामने टिक का निशान लगाना है और बाकियों के सामने आपको बताना है कि ये वृत्त क्यों नहीं है। ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, नहीं है, अष्टभुजाओं की आकृति है, ये वृत्त है, नहीं है, अंडाकार है, ये एक खुली आकृति है और ये एक वक्र है, खुला वक्र है, ठीक है। देखिए 31वें क्वेश्चन में आपने सभी बिंदुओं से गुजरता हुआ वृत्त एक प्रकार की सहायता से खींचना है। ये प्रकार है, ठीक है, इसे ऐसे रखिए और यहाँ तक खोल लीजिए उस बिंदु तक जिससे आपको गुजरता हुआ वृत्त खींचना है, ठीक है, और वृत्त को खींच दीजिए ऐसे करके, ठीक है। इसी तरह इसमें 2 बिंदुओं से गुजरता हुआ खींचना है। इससे अगले में
3 बिंदुओं से गुजरता हुआ वृत्त खींचना है, वहीं पर प्रकार रखनी है, एक बिंदु जितनी खोलनी है और फिर वृत्त खींच देना है सभी बिंदुओं से गुजरता हुआ। इसमें भी 3 बिंदुओं से गुजरता हुआ वृत्त खींचना है, लेकिन इसमें नहीं खींचा गया क्योंकि ये बिंदु जो है बाहर स्थित था, और इसमें भी नहीं खींचा गया क्योंकि ये बिंदु एक जो है वो अंदर स्थित था। अब आगे चलते हैं। भाग 4 में दिए गए तीनों बिंदुओं से गुजरता हुआ वृत्त क्यों नहीं खींचा? क्योंकि तीनों बिंदुओं की दूरी जो है वो केंद्र से समान नहीं थी। ये दोनों तो बराबर दूरी पर थे, इसलिए ये दोनों आ गए वृत्त के अंदर। वो थोड़ा बाहर था, उसके लिए ज़्यादा प्रकार खोलनी पड़ती, अगर उसको अंदर लेते तो ये दोनों ना आते। ठीक है, इसलिए नहीं खींचा गया क्योंकि तीनों बिंदुओं की केंद्र से दूरी समान नहीं थी। और भाग 5 में यदि केंद्र की स्थिति बदल दी जाए तो तीनों से गुजरता हुआ वृत्त खींचना संभव है? यदि हाँ, कैसे? यदि तीनों बिंदु केंद्र से समान दूरी पर हो जाए, यहाँ आ जाए ये बिंदु, तो हम वृत्त खींच सकते हैं। कहीं और आ जाए, थोड़ा यहाँ आ जाए तो हम खींच सकते हैं। और भाग 6 में तीनों बिंदुओं से होने वाला वृत्त क्यों नहीं खींचा गया? इसीलिए नहीं खींचा गया क्योंकि इनकी भी दूरी समान नहीं थी। अगर ये थोड़ा और इधर होता तो हम इसे वृत्त पर ले सकते थे। भाग 6 में यदि केंद्र की स्थिति बदल दी जाए तो क्या वृत्त खींचा जा सकता है? यदि हाँ, तो उसमें केंद्र की संभावित स्थिति कहाँ होगी? दिए गए तीनों बिंदुओं के क्षेत्र के बाहर या किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर। हाँ, केंद्र की स्थिति बदलने पर वृत्त खींचा जा सकता है। केंद्र तीनों बिंदुओं के अंदर ही स्थित होगा कि इस बिंदु को हमें थोड़ा बाहर ले जाना पड़ेगा। करना है आपको। एक गाय खूंटी से 7 मीटर लंबी रस्सी की सहायता से घास के मैदान में बंधी हुई है। गाय मैदान के जितने हिस्से को चर सकती है उसे भूरे रंग से आपको दर्शाना है। देखिए 7 मीटर यहाँ से प्रकार खोलिए और एक वृत्त खींच दीजिए, उसको भूरा रंग कर देना है आपने और बताना है कि कितना चर सकती है। ये जो वृत्त खींचा गया है सिर्फ इतना एरिया है जो गाय चर सकती है, क्योंकि ये जो उसकी रस्सी है वो 7 मीटर लंबी है, तो वो 7 मीटर लंबा एरिया ही कवर कर पाएगी कि इतने तक ही वो जो है चर सकती है। इससे बाहर जाकर वो नहीं चर सकती, चाहे घास जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन वो इस एरिया से बाहर नहीं निकल पाएगी जितना हमने वृत्त के अंदर लिया है। ठीक है ना, वो सिर्फ इतना एरिया ही चर पाएगी क्योंकि उसकी रस्सी जो है वो 7 मीटर लंबी है, जो बड़ी नहीं हो सकती, जो जितनी है वो उतनी ही रहे। ठीक है, आप देखिए गाय किसी भी दिशा में अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकती है और क्यों? 7 मीटर लंबी दूरी रस्सी है तो 7 मीटर दूर तक ही जा सकती है, क्योंकि गाय 7 मीटर लंबी रस्सी की सहायता से घास के मैदान में बंधी हुई है। एक वृत्ताकार पेपर प्लेट लेनी है, उसे चित्र की भांति काटना है। तो आपके दो भाग बन गए, एक दीर्घ वृत्तखंड, एक लघु वृत्तखंड। जो छोटा है उसे हम लघु कहेंगे, जो बड़ा है उसे दीर्घ कहेंगे। तो इस प्रकार प्राप्त वृत्त के प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? वृत्त का खंड, मतलब वृत्त का भाग, या वृत्त भाग लिख दीजिए या वृत्त खंड लिख दीजिए। और बड़े खंड को क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। और छोटे खंड को क्या कहेंगे? लघु। ये आपका लघु है, ये आपका दीर्घ है। बड़े वाले को हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, छोटे वाले को कहेंगे लघु वृत्तखंड। और जो काटने वाली रेखा है उसको क्या कहेंगे? जीवा। ये जो रेखा है इस लाइन को हम क्या कह रहे हैं? जीवा। जो उसको दो भागों में काट रही है उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम जीवा कहते हैं। और यदि बीच में से काटा जाए तो प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। के आधा हिस्सा यहाँ आ गया, आधा हिस्सा यहाँ हो गया। और इस लाइन को क्या कहेंगे? जिसने उसे दो हिस्सों में काटा है इसको हम व्यास कहेंगे, इसको हम व्यास कहेंगे। ठीक है, नीचे शीला की चूड़ी दिखाई गई है, चूड़ी के बीच की आकृति का नाम लिखना है। ठीक है, एक दिन काम करते समय शीला की चूड़ी टूट गई। कैसी है ये? वृत्त है, ठीक है ना, वृत्ताकार चूड़ी का उसने कहा है कि लिखना है। ठीक है, टूटने के बाद मिले टुकड़ों को दर्शाया गया है। ये तो बड़े वाला है तो दीर्घ चाप होगी, ये छोटे वाला है लघु चाप हो गई, क्योंकि छोटे हिस्से बने। दिए गए वृत्त को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आपने ध्यान से देख लिया कि यहाँ पे जो है जीवा बनी हुई है, यहाँ इतना हिस्सा कटा हुआ है। ठीक है, और नहीं है, ये आपका व्यास है, ये आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, और ये भी आपकी त्रिज्याएं हैं। जो ओ से जुड़ी हुई हैं वो सारी जो हैं वो त्रिज्याएं हैं। क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि उसकी सभी त्रिज्याएं लिखनी है आपने। वापस चलते हैं उसी पेज पर। देखिए त्रिज्याएं, ओ से लेकर बी तक एक त्रिज्या, ओ से लेकर एफ तक एक त्रिज्या, ओ से लेकर डी तक एक त्रिज्या, ओ से लेकर ए तक एक त्रिज्या।
ओ ए, ओ बी, ओ डी, ओ एफ। क्या BC वृत्त की जीवा है? कारण सहित बताना है। क्या BC वृत्त की जीवा है? हाँ, यह वृत्त की जीवा है, क्योंकि ये जो परिधि है, जो वृत्त की परिधि है, उसको 2 बिंदुओं पर काट रही है। हाँ, क्योंकि यह वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाती है। क्या AEB वृत्त की जीवा है? कारण देकर ये AE वृत्त की जीवा है? नहीं, क्योंकि यह वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर नहीं काट रही, तो सिर्फ एक ही बिंदु पर काट रही है, A पर। नहीं, क्योंकि यह केवल A बिंदु पर ही परिधि को पर मिलती है, A बिंदु पर ही, 2 बिंदुओं पर नहीं मिलती। BD वृत्त की जीवा है या व्यास, या दोनों? कारण सहित बताएं। BD जो है वो व्यास भी है और जीवा भी है। जीवा इसलिए कि ये 2 बिंदुओं को पर काट रही है परिधि को, और व्यास इसलिए कि ये केंद्र से होकर गुजर, ये दोनों हैं, क्योंकि यह वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाती है और केंद्र से भी गुजरती है, इसलिए जीवा और व्यास दोनों हैं। C से होते हुए वृत्त के कितने व्यास, बिंदु C से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? एक ही व्यास खींचा जा सकता है ऐसे, ठीक है ना, एक ही व्यास वहाँ पे आ जाएगा, एक ही व्यास खींचा जा सकता है। बिंदु O से होते हुए कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? अनंत, क्यों O तो उसका केंद्र बिंदु है, अनंत खींचे जा सकते हैं, क्योंकि वह वृत्त का केंद्र है और कोई भी रेखा केंद्र में से होकर गुजरती है, वह व्यास है। अब चापों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। चाप जो 2 बिंदु इकट्ठे काट रहे हैं, B और C एक चाप, A और B एक चाप, A से लेकर C तक एक चाप, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। A से लेकर F तक एक चाप हो जाएगी, B से लेकर F तक एक चाप हो जाएगी, C से लेकर F तक एक चाप, और F से लेकर D तक एक चाप, A से लेकर D तक एक चाप। देखिए ये इतनी सारी चाप्स हैं, उसमें से AB, BC, CD, AD, AC, CF, AF, BF, DF, ये सारी क्या हैं? चाप हैं उसकी, जो उसे 2 बिंदुओं पर काटती है। अब इनको हरे रंग से आपको रंगना है, जो जो इसमें लघु वृत्तखंड है, ये वाला है, ठीक है, हमने रंग दिया। इसमें ये 2 हैं, आप रंग दीजिए हरे रंग से। इसमें ये 2 हैं लघु, लघु मतलब छोटे वृत्तखंड, 2 हैं। इसमें ये 3 हैं। इस प्रकार ये वृत्तखंड आपको रंगने हैं। अब त्रिज्या खंड ढूंढने हैं और उनको लघु वृत्तखंड शामिल ना हो उसे भी रंगना है। देखिए ये तो वृत्तखंड है, लेकिन ये त्रिज्या खंड है जिसमें त्रिज्याएं आ रही हैं, ठीक है। एक त्रिज्या खंड ये हो गया, एक त्रिज्या खंड ये हो गया, एक त्रिज्या खंड ये हो गया। त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जिसमें आ रही है, ठीक है। ये त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड, ठीक है। ये क्या है? त्रिज्या खंड है। नीचे दिए गए रेखाखंड को व्यास मानते हुए आपको एक वृत्त बनाना है, ठीक है। वृत्त क्या है कि AB को पहले आप 2 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए, यहाँ से आपका इसको त्रिज्या मिल जाएगी, तो आप उसको खोलकर वृत्त बना दीजिए। देखिए दिखाती हूँ कैसे। देखिए प्रकार ये पड़ी है, इसकी यहाँ रखकर आप लगभग आधे से ज़्यादा की दूरी पर ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ से, इधर से भी। इस प्रकार जो है आपको एक सीधी रेखा मिल जाएगी, वहाँ से रखकर आपको फिर वृत्त खींच देना है। ये जो है इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट लेगी, उसके बाद आपको यहाँ रखकर इसका वृत्त खींच देना है। पहले AB व्यास को 2 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए और इससे वृत्त के केंद्र का पता चल जाएगा। ये केंद्र मिल गया, केंद्र से आपको रखकर A जितनी प्रकार खोलकर वृत्त खींच देना है। अब आप इसका केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इस पर आप 3 बिंदु लीजिए, ठीक है। देखिए 3 बिंदु लीजिए इस पर, A, B और C, उनकी एक एक लाइन खींच लीजिए। इस लाइन का आधा कर लीजिए, ठीक है, ये किया। फिर इस लाइन का आधा कर लीजिए, यहाँ रखकर एक चाप लगाइए, यहाँ रखकर एक चाप लगाइए, और इसी तरह इधर। फिर ये जिस बिंदु पर दोनों लाइनें इकट्ठी मिलेंगी वो वृत्त का केंद्र है। वृत्त के 3 बिंदु ABC लीजिए, AB और BC का समद्विभाजन कीजिए, मतलब उसको आधा कर लीजिए। यहाँ प्रकार रख के एक चाप, यहाँ प्रकार रख के एक चाप, इसी तरह इस साइड भी, और लाइन खींचिए, इसी तरह इसकी भी कर लीजिए। जहाँ पे O पर मिलेंगी वो वृत्त का केंद्र है।
एक बड़ी चक्री झूले पर की त्रिज्या 5 मीटर है। ठीक है, यह झूला हर सेकंड में 10 डिग्री से घूमता है। यदि रोहिणी ए पर हो और बी पर 3 सेकंड बाद बी पर पहुंचे, 3 सेकंड बाद मतलब 30 डिग्री चलता है वो, 1 सेकंड में कितना चला 10 डिग्री, तो उसे हर 3 सेकंड के बाद आपको रोहिणी की दिशा दिखानी है जब तक वह बिंदु ए पर वापस नहीं आ जाती। मतलब 360 बटे 30, आपको इसे इतने बराबर भागों में बांटना है, 12 बराबर भागों में इसको आपने बांटना है। बांट दीजिए कैसे, देखिए सबसे पहले इस लाइन को आप सीधा खींच लीजिए, 180 की हो गई। फिर यहाँ पर रखकर आप 90 का कोण बना लीजिए। यहाँ आपका पॉइंट मिला, डी की सहायता से ये 90 का कोण बन गया। ठीक है, इसके बाद का आगे का चलते हैं। इसको 2 हिस्सों में बांटना है, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। इसी तरह इसको भी 3 बराबर हिस्सों में बांट लेना है, इसको भी 3 बराबर हिस्सों में बांट लेना है। इस प्रकार जो है रोहिणी जो है 12 हिस्सों में बढ़ जाएगा ये चक्कर। ये देखिए इस प्रकार हम इसको जो है बराबर के 30-30 के एंगल पर डिवाइड कर लेंगे। बार बार 30-30 का एंगल बनाते जाएंगे और यह जो है जो झूला है वो बराबर के हिस्सों में बढ़ जाएगा और इस तरह ये घूमकर जो है ए बिंदु पर आ जाएगी। अब देखिए कॉलम ए और बी को देखकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। हम 41वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। कॉलम का जो है वो हमने वो बेलन बनाया है। बेलन बनाना बहुत आसान है। शंकु उसने दिया हुआ है, आप कैप बना दीजिए। ठीक है, बर्थडे कैप। गोला, ठीक है, वृत्त बनाकर। घनाभ उसने दिया हुआ है। घन बनाना भी बहुत आसान है, देखिए ऐसे बनाना है घन। 2 बराबर के वर्ग उनको मिला दीजिए, आपका घन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आकृतियाँ किस किस जैसी हैं। ये पहली घन जैसी है, आइसक्रीम शंकु जैसी है और माचिस की डिब्बी घनाभ जैसी है। पहली आकृति घन है, दूसरी आकृति शंकु है, तीसरी आकृति घनाभ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।